तो भाई अब हमारा स्टार्ट हो जाता है पार्ट 9। इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन करना है एंड मेजरमेंट करना है फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ का। यार फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हमने पहले पढ़ा है क्या होती हैं, दोबारा नहीं बताने वाला, विजिट कर लेना। फिर भी चल बता देते हैं। जो डिबेंचर्स है पीएससी हैं, क्रेडिटर्स हैं, बीआर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव लोन्स हैं। ठीक है, अब इसको बाई में क्लासीफाई करना है। या तो हम इसको क्लासीफाई करेंगे या काउंटिंग करेंगे इसकी हम किसके बेस पे, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे या एफवीपीएल मॉडल पे। इस पे एफवीओसीआई नहीं लगता क्योंकि इनकी रीमेजरमेंट और उस पर लॉस वॉस का वो सब चीज़ें नहीं करते हम इसके अंदर। तो इस पे दो ही लगते हैं, तो अमोर्टाइज लग जाता है, एफवीपीएल लग जाता है। यहाँ पे वही मार्केट रेट पे होना चाहिए, आईआरआर निकालते हैं। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मार्केट रेट पे या ऑफ मार्केट रेट पे। एफवीपीएल ये आगे बढ़ेंगे, अभी ये है नहीं। ठीक है, तो अकाउंटिंग अंडर अमोर्टाइजेशन मेथड अभी बताया, मार्केट टर्म या ऑफ मार्केट टर्म। मार्केट टर्म पे वही हो गया भाई कि हमें जो रिकॉग्निशन करेंगे हम ट्रांजैक्शन प्राइस पे करेंगे, मार्केट टर्म पे है। तो ठीक है, जितने का हम बेच रहे हैं, जो रेट हम पे कर रहे हैं वही मार्केट में चल रहा है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस पे ले लेंगे अमाउंट को, आईआरआर कंप्यूट कर देंगे। आईआरआर कंप्यूट करने के बाद में ट्रांजैक्शन निकल गया। स्टेप थर्ड के अंदर ट्रांजैक्शन प्राइस प्लस आईआरआर माइनस एक्चुअल पेमेंट, ड्यू करते हैं आईआरआर पे, पेमेंट करते हैं एक्चुअल पे। जैसे कि हम उसके ऊपर करते थे जो फाइनेंशियल एसेट्स से ऊपर अमोर्टाइज मेथड, बीएम मॉडल, बिजनेस मॉडल 1 के अंदर जैसे हम करते थे वैसे इसके अंदर होगा। ठीक है, बोरो कर लिया 10 लाख, 10% पे, टर्म 3 साल है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1 साल है, 10% मोटिवेशन फॉर ऑल 3 ईयर्स। ठीक है, ट्रांजेक्शन प्राइस नेट प्रोसीड्स 10 लाख माइनस 1 लाख कितना हो गया, 9 लाख रह गया। वो कर दिया, इतना इतना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो जैसे निकालते हैं सेम इसमें भी ऐसे ही निकल जाएगा। अमोर्टाइजेशन टेबल बना देंगे। अमोर्टाइजेशन टेबल कहाँ पे बनाया जाता है, जहाँ पर वैसे तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे भी जहाँ पे वो कॉस्ट बोलता है, अकाउंटिंग कॉस्ट बतानी है, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग बुक्स में बोलता है। तो मतलब सर के एक्सपीरियंस से उन्होंने बोला है कि जहाँ पर ये चीज़ें मांगता है तो वहाँ पर आप अमोर्टाइजेशन टेबल बना दिया करो, जहाँ पर अकाउंटिंग बुक्स मांगता है वहाँ पर वो जो पूरा अकाउंट होता है ना वो बना दिया करो, लाइबिलिटी वाला, फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाला। ठीक है, नहीं तो ये बना दिया करो, ओपनिंग बैलेंस ये, फिर ये, और क्लोजिंग बैलेंस आ ही जाएगा। लास्ट में खत्म हो जाएगा 11 लाख पे। यहाँ पे स्टार्ट तो 9 लाख से हो रहा है ट्रांजैक्शन प्राइस से, खत्म तो 11 लाख पे ही होगा ना, क्योंकि इतना ही हमें सेटल करना है। फर्स्ट ईयर में बैंक डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी एंट्री पास कर दी, इंटरेस्ट से बढ़ गया, इंटरेस्ट पे हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट को भेज दिया। सेम वैसे ही अकाउंटिंग बुक्स में अगर बता दिया, बाकी ईयर्स के वुड भी सर ने बोला कि बाकी साल के ना वो होमवर्क में कर लेना। ठीक है, तो वो मतलब सिंपल था इसलिए बोला। बाय बैंक 9500 आ गया, ट्रांजैक्शन प्राइस आ गया, नेट प्रोसीड्स आएंगे ना, 9500 मिले हमें एक्चुअल में। तो उसके ऊपर देख यार, वो अपनी बुक्स में कुछ और कर रहा है, तू अपनी बुक्स में कुछ और कर रहा है। ठीक है, उसकी बुक्स में उसने 10,000 का लोन दे रखा है, लेकिन तेरे लिए तो 9500 है ना, तू 9500 के ऊपर इतना पे कर रहा है। यही बहुत बड़ा रीज़न है कि तुझे आईआरआर अलग से कंप्यूट करना पड़ा। 9500 के ऊपर ये 394 निकला, असल में तो ये पे कर रहा है, बनना इसके ऊपर तो इतना ही बन रहा है, लेकिन असल में तो ये पे कर रहा है, तो इसलिए तेरा बैलेंस ये आ जाता है। फिर वो जो इसी की वजह से मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, उसकी वजह से ये चलता रहता है, चलता रहता है, और लास्ट में जाके ये चीज़ सेटल हो जाती है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन टेबल जैसे बनाते हैं वैसे बना दिया सिंपली, कुछ ऐसा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। और एक वही था कि यार ये ना इंटरेस्ट जो दे रखा था, 3 मंथ के लिए दे रखा था, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया। अगर कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है, हर 3-3 महीने पे पेमेंट हो रही है, क्वार्टरली पेमेंट हो रही है, तो ठीक है क्वार्टरली इसका निकाल देंगे, डिवाइडेड 3/12। यहाँ पे भी, यहाँ पे 150 ऑलरेडी था, 75 में से 2500 लेस किया तो 5000 आ गया, 5000 का 12% डिवाइड 3/12 करके ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन हो गया। अब सिचुएशन 2 आ जाती है भाई आपकी ऑफ मार्केट टर्म्स की, ऑफ मार्केट टर्म्स। ठीक है, if actual rate of interest does not match with market rate then it will be considered financial liability of market term. The following steps should be applied in this concept. पहला की फेयर वैल्यू निकाल लेंगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी की हम, और फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज एट मार्केट रेट। ठीक है, जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको मार्केट रेट पर ले आओ। हम ऐसा ऑफ मार्केट टर्म में उसमें भी करते थे, अमोर्टाइजेशन मेथड था वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी सेम यही ट्रीटमेंट किया जाता था। ठीक है, और जो बचा हुआ होता था उसको हम P&L में या फिर हम इक्विटी कंपोनेंट में डालते थे। यहाँ पर हम इक्विटी कंपोनेंट में कब डालेंगे, यहाँ पर इक्विटी कंपोनेंट में वहाँ डालेंगे यहाँ पे ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, या फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है विद मैंडेटरी इंटरेस्ट और डिविडेंड। कन्वर्टेबल डिवेंचर है और ऑप्शनल है, दोनों के अंदर हम इसको इक्विटी की तरह ट्रीट करेंगे। फेयर वैल्यू निकाल ली, उसमें मार्केट रेट ऐड करा, इस रेट से चल रहा है जी हमारा, और ड्यू किया मार्केट रेट से, और एक्चुअल से आउटफ्लो कर दिया।
क्या हो गया ये? ड्यू कर दिया एक्चुअल से यार, कहाँ पे थे? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये से ट्रांजेक्शन अमोर्टाइज कर ली। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट, ओके, इसकी वजह से ट्रांजेक्शन कॉस्ट अमोर्टाइज होती रहती है हर साल, वो मैंने लिख दिया था, चल ठीक है। ये फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट बना लिया था, ये सीख लिया था। ऑफ मार्केट टर्म्स पे आ गए थे। ऑफ मार्केट टर्म्स में फाइनेंशियल डेबिट लायबिलिटी डेबिट टू बैंक सेम रहेगी, ठीक है। बट एक चीज़ का डिफरेंस आ जाता है, वहाँ पे हम लेते थे किस पे? ट्रांजेक्शन पे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यहाँ पे नहीं लेंगे ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि उसमें बाइफर्केशन कर दिया ना हमने इक्विटी और लायबिलिटी के अंदर, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, इक्विटी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब हम कन्वर्जन ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं तब इट विल बी यूज ओनली शेयर्स आर इशूड इन सेटलमेंट, का शेयर्स इशू किए जा रहे हैं सेटलमेंट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन 74 इंपॉर्टेंट था, एक बार विजिट भी कर लिया था हमने वहाँ से। प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली थी भाई उसकी, इतनी इतनी बन गई थी 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ लेस 11,52,000 वो आ गए थे। बैक फाइनेंशियल लायबिलिटी, इसमें ये हुआ था कि तीसरे साल पे उसको कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था कि 8 साल के अंदर वो कभी भी मांग सकते हैं। तो जब भी उन्होंने मांग लिया, हम ये मानते हैं कि हमें 8 साल में कभी भी मांग सकते हैं, तो हम 8 साल तक का पूरे का टेबल बनाते हैं, ठीक है। इस कन्वर्जन ऑप्टेड एट द एंड ऑफ 30 है, तो लायबिलिटी कर दिया, इक्विटी कंपोनेंट डेबिट कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी। इस तरह से सिंपली हो गया। देखिए ये तो यहाँ से उठ के आ गई अमाउंट, ठीक है। आज तो इसकी इतनी चल रही है ना वैल्यू, जो इसका क्लोजिंग बैलेंस चल रहा है वो इतने का जा रहा है हमारा, जो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी खत्म हो रही है इतने की खत्म हो रही है। इक्विटी कंपोनेंट इतने का जा रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें उसके लिए कितने की मिल रही है? 1 करोड़ की मिल रही है। और क्योंकि हम उसको लेंगे ना 10 लाख का इंटू 10, और जो बचा हुआ है वो हमने प्रीमियम कर दिया। मतलब कि बीन कन्वर्जन ऑफ जो आपके डिबेंचर्स थे, ठीक है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू शेयर्स। जो एंटिटी ने लोन ले रखा था वो फाइनेंशियल लायबिलिटी खत्म करी, अब भाई उनको देना नहीं है। इक्विटी कंपोनेंट खत्म किया, अब देना नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल देने हैं जी, 10 लाख बोले थे उनको, तो भाई 10 लाख कर लिया, और बाकी जो है उनसे वो प्रीमियम के नाम पे हमने चार्ज कर लिया। जो भी उनकी वैल्यू बनती थी, हमने शेयर तो उतना ही दिए, बाकी हमने प्रीमियम के नाम पे उनसे वो ले लिया कि भाई देखो तुम्हारा मान लिया बनता इतना था, लेकिन ये अब हमारा प्रीमियम है, हमने तुम्हें शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए हैं, क्योंकि इंडिया में डिस्काउंट पे तो होती है।